हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एजाज सैयद आसिफ बशीर चौधरी के हमारा प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए। आज के टॉक शॉक में हम 4 अहम खबरों पर आपसे बात करेंगे। सबसे पहले बजट की हाइलाइट्स क्या हैं वो आपको बताएंगे। दूसरे नंबर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्या रोल अदा किया है और पसे पर्दा क्या वाकयात हुए हैं उनके ऊपर बात होगी। तीसरे नंबर पर बात होगी FIA ने नोटिस जारी किए थे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को लाहौर में, उस पर क्या कहानी है वो हम बात करेंगे। और चौथे नंबर पर हुकूमत ने सेनेटर इरफान सिद्दीकी को तैनात किया है अमूर खारजा कमेटी का, वो क्या मामला है इसके ऊपर भी मुख्तसर सी बात करेंगे। तो आइए आसिफ बशीर चौधरी से बातचीत का आगाज़ करते हैं। आसिफ, आप खैरियत से हैं? शुक्र अल्लाह ठीक है। का। एजाज आज आप मैं भी पार्लियामेंट में था, आप भी थे पार्लियामेंट में, और आप कवर कर रहे थे जो मेन बजट स्पीच है। तो मैं चाह रहा हूँ कि अगर आप कंसाइज करके हाइलाइट्स बता दें कि बजट की हाइलाइट्स क्या है। जी एजाज शुक्रिया। आपको पता है बजट की हाइलाइट्स तो हमारे ना जो व्यूअर्स हैं उन तक चली गई हैं, लेकिन एक अब जो बजट होता है इसमें बुनियादी तौर पे क्या चीज़ होती है। देखिए, टैक्सेशन तो पूरा साल की जा रही है अब, तो बजट का जो एक होता था ना, एक पूरा साल इंतज़ार करना, अब वो ख़त्म हो गया। बजट आपका सिर्फ एक चीज़ के लिए इंतज़ार होता है कि इसमें तनख्वाह कितनी बढ़नी है, पेंशन कितनी बढ़नी है, और तनख्वाहें जो है उनके ऊपर टैक्स कितने बढ़ने हैं। बाकी जो टैक्सेशन और जो आपकी फाइनेंशियल पॉलिसीज़ हैं वो कभी आप IMF के कहने के ऊपर, कभी अपने हालात के ऊपर वो करते रहते हैं। तो बजट अब कई दहाइयों से अब वो मीनिंगलेस हो गए हैं। लेकिन मैं आपको मुख्तसर चीज़ें बताता हूँ। बेसिकली 18,877 अरब हुजम है कुल इस बजट का, और FBR को कहा गया है कि आपने 12,970 अरब रुपए इकट्ठे करने हैं 1 जुलाई से अगले साल 30 जून तक। और इसमें कर्ज़ों की अदायगी के लिए 9,775 अरब रुपए रखे गए हैं। पेंशनर्स के लिए एजाज़ बहुत बड़ी रकम है, 1,014 अरब यानी 10 खरब और 14 अरब रुपए रखे गए हैं। और आपको पता है कि डिफेंस के जो लोग हैं उनका बजट भी जो पेंशन है वो मुशर्रफ साहब हमारे सिविल में डाल गए थे। तो अब ये डिफेंस बजट के अलावा इस जो पेंशन है 10 खरब 14 अरब रुपए की, इसका सेफली 65% से ज़्यादा डिफेंस पर्सनल जो हैं उनकी पेंशन होती है इसके अंदर। तो ये भी है। और इसके अलावा दिफा के लिए हमने 2122 अरब रुपए दिफा के अलहदा रखे हैं, और पेंशन मिला लें तो ये आलमोस्ट 3,000 अरब रुपए हमने दिफा के लिए रखे हैं। इसके अलावा जो मेन बात है लोगों के लिए वो ये है कि 25% सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह बढ़ाई गई है, ग्रेड 1 से 16 तक की, और 17 से 22 तक की जो है वो 22% तनख्वाह जो है वो बढ़ाने की तजवीज़ है, जो ज़ाहिर है कि हुकूमत बजट पास करवा लेगी, तो इसे हम कह सकते हैं कि बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा जो है अच्छी बात लोगों के लिए कि सोलर पैनल जो हैं उनके ऊपर टैक्सों और ड्यूटियों में मज़ीद रियायत देने का जो है वो फ़ैसला किया है। अलबत्ता कारें महंगी करने का फ़ैसला हुआ है कि जो भी गाड़ी दरामद होगी, जो फ्रेश होगी या चली हुई होगी, दोनों की ड्यूटी जो है उसमें इजाफा होगा। और एक जो बड़ी बात हुई है टैक्स नेट में लोगों को लाने के लिए वो ये थी कि नॉन फाइलर्स जो हैं उनको बैरून मुल्क सफ़र करने की इजाज़त नहीं होगी, और ये शायद ऐसा इकदाम होगा कि अब फाइलर्स की बहुत बड़ी तादाद जो है वो एंटर हो सकेगी फाइलिंग के लिए। बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो सारी ऐसी हैं जो ख़बरों में अखबारों में सब लोग देख चुके हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगा। एक और इसमें अहम बात यह है कि इन्होंने जो प्रॉपर्टी का लेन देन होता है उसमें जो फाइलर होगा जो सालाना अपने गुशवारे जमा करवाता है, NTN भी उसके पास होता है, फाइलर के लिए 15% टैक्स होगा, और जो नॉन फाइलर होंगे अगर उन्होंने ज़मीन की खरीदो फरोख्त करनी है तो उनके लिए 45% टैक्स होगा। तो मेरे ख्याल में जो प्रॉपर्टी का बिजनेस अब वही लोग कर सकेंगे प्रॉपरली जो फाइलर होंगे, जो टैक्स देते होंगे, गुशवारे सालाना जमा करवाते होंगे, विच इज़ मेरे ख्याल में ये अच्छा इकदाम है कि आपका टैक्स नेट बढ़े। एजाज पाकिस्तान में होता है प्रॉपर्टी का, और उसमें फाइलर के लिए तो वो चलें, फाइलर का भी टैक्स ज़्यादा है 15%। बहरहाल चलें, इस पर बड़ी डिबेट होनी आने वाले दिनों में। लेकिन मैं आपको इस बजट की जो एक अच्छी बात है और जो वही बुरी बात भी है कैसे है, मैं उसके ऊपर एक बात करके इससे फिर हम आगे चलते हैं। इस बजट में अच्छी बात यह है कि सरकारी मुलाजमीन की, जो छोटे सरकारी मुलाजमीन है 1 से 16 तक, उनकी 25% सैलरी बढ़ाई गई है। ठीक। और यकीनन सैलरी उनकी अभी भी उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता ही है कि मुआशी हालात कैसे चल रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ एजाज जो इस बजट की सबसे बुरी बात है वो सैलरीज़ के ऊपर टैक्स है। जो अब देखें, सैलरी बढ़ी तो सिर्फ सरकारी लोगों की है ना,
लेकिन टैक्सों का एक जो है ना पीस के रख दिया गया इस बजट में, जो प्राइवेट जो जॉब करने वाले लोग हैं उनकी टैक्स की स्लैब में जो है जो बंदा पहले दे रहा था 51,000 रुपये से 1,00,000 रुपये और फिर 1,00,000 से 1,83,000 रुपये, ये जो स्लैब्स हैं इसमें आप ये देखें कि 15% कर दिया गया इसको, पहले 5% था। यानी किस मिनिमम तनख्वाह किस पे? एक सेल्फ कंट्राडिक्टरी ये बात है इस बजट की। सबसे अच्छी बात जो है वो सबसे बुरी बात कैसे है कि सरकारी मुलाजिम की जो सैलरी है उसके मसाइल आप समझ रहे हैं, लेकिन जो प्राइवेट शोबे में काम कर रहा है बंदा, वो भी सैलरीड बंदा है, उसको आप सिर्फ टैक्स उसकी सैलरी तो नहीं बढ़ा पा रहे। और फिर देखें एक अच्छा इकदाम ये भी हुआ था बजट में हुआ है कि 4,000 रुपये बढ़ाए हैं, कम अज़ कम तनख्वाह जो 32,000 थी उसको 4,000 रुपये बढ़ा के उन्होंने 37,000 रुपये कर दी, 5,000 बढ़ गया ना। तमाम मुल्क के लिए, मुल्क के लिए, लेकिन निजी तबके में कहा गया कि इम्प्लीमेंट पहले ही नहीं होता है एजाज इसके ऊपर। इस्लामाबाद जैसे शहर में नहीं हो रहा और बाद सरकारी इदारे जो है 32,000 नहीं दे रहे थे। लेकिन चलें, मैं फिर भी अच्छा इकदाम है, इसमें कुछ ना कुछ इजाफा हुआ। लेकिन एजाज देखें प्राइवेट शोबा जो है उसको तो इजाफा तो हुआ नहीं है और उसमें आपने सिर्फ टैक्स ऐड कर दिए बड़े हैवी। तो मेरा ख्याल है कि ये इस बजट की जो डार्कर साइड है ना एक बड़ी, वो ये है। अच्छा, मैंने जो आज आपको पता है सरकारी मुलाजमीन जो वफाक के थे उन्होंने बड़ा भरपूर एहतजाज किया है। वो पहले से एक मूवमेंट चला रहे हैं, इनके रहनुमा रहमान बाजवा, और ये वो वाले रहनुमा जो जिन्होंने आपको याद है गिरफ्तार हो गए थे और उनकी वजह से इन्होंने एहतजाज किया था और फेडरल गवर्नमेंट को, इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को तनख्वाहें बढ़ानी पड़ी थी। तो वो एहतजाज आज कर रहे थे, उनको फिर इंतज़ामिया लेके आई थी पार्लियामेंट हाउस में हुकूमत से मुज़ाकरात कराने। उस वक्त मेरी उनसे बात हुई है, ज़रा मुख्तसर सी बात वो सुन लेते हैं। जी आज दिखाएं जी, आइए इनसे बात करते हैं। ये किससे बात करने हैं जी, बताएं रहमान, पहले तो ये बताएं कि आपको मुतालबात क्या है? डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया लेके आई है हमें। हमारा जो सबसे अभी मेजर इशू है PWD जो है, प्राइम मिनिस्टर ने एक ऑर्डर के तहत जो है उसको कहा है कि ख़त्म कर दिया जाए। PWD के साथ ही उसके साथ साथ जो बजट के हवाले से मुतालिबात हैं जिसमें तनख्वाहों में तफरीक का खात्मा है। 14 लाख वफाकी मुलाजमीन हैं जिसमें से 12 लाख किसी न किसी सूरत में डबल तनख्वाहें ले रहे हैं। हमारा मुतालबा है कि जो सिर्फ 2 लाख मुलाजमीन हैं जो डिप्राइव्ड हैं, जिनकी सैलरी में लिखा हुआ है डिस्पैरिटी रिडक्शन अमाउंट, तो ये इनको जो है पहले कोई रिलीफ दिया जाए। अब अगर जो है गवर्नमेंट, जो हमारे सुनने में खबरें आ रही हैं कि 22% जो है ग्रेड 17 तक और 1 से 16 तक जो है 25% तक इजाफा कर रही है, तो जो 300 गुना ज़्यादा तनख्वाह ले रहा है उसकी तनख्वाह में भी 25% इजाफा, जो महरूम मुलाजमीन है उसकी तनख्वाह में भी 25% इजाफा। तो सिर्फ 2% का अगर ये कट लगा के डिप्राइव्ड एम्प्लॉइज़ को दे देते हैं तो 14 लाख मुलाजमीन की अमाउंट अगर 2 लाख पे तकसीम हो तो ये डिस्पैरिटी रिडक्शन अमाउंट तकरीबन 90% तक चला जाता है। तो उन मुलाजमीन को एक रिलीफ कि भूखे को एक छोटा छोटा ये नवाला सारे दे देते तो उसकी एक रोटी जो है वो बन जाए। वेलकम बैक। तो आसिफ, आज मेरे ख्याल में पार्लियामेंट में ना एक और बहुत बड़ा वाक़या हुआ है। वो वाक़या ये हुआ कि पीपल्स पार्टी ने कहा कि वो उस वक्त तक बजट को वोट नहीं देंगे जब तक उनके जो एतराज़ात हैं वो दूर नहीं किए जाते। यही बात है। तो पीपल्स पार्टी के कमो बेश 7 के करीब एतराज़ात हैं। उनमें मिसाल के तौर पे जो बड़ी अहम बातें हैं वो ये है कि पंजाब में रहीम यार ख़ान और मुल्तान के जो इलाके हैं वहाँ पर DPO और DCO की जो तैनाती है उसके ऊपर इनको बड़ा एतराज़ है। फिर पोस्टिंग के अलावा इनका ये भी कहना है कि जी चारों सूबों का जो तरक्याती बजट है ये गवर्नमेंट ने हमें कहा था कि जी हम मिल के बैठ के तय करेंगे, ये नहीं इन्होंने तय किया। उसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बड़ा एतराज़ है कि गवर्नमेंट नहीं मान रही। साथ ही साथ कुछ और भी एतराज़ात हैं, लेकिन इन एतराज़ात के पीछे एक अहम बात यह है कि गुज़िश्ता रात जनाब आसिफ अली ज़रदारी जो कि सदर हैं उनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MNAs मिले थे और वो पीपल्स पार्टी के जो MNAs थे वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी के कहने के ऊपर वो जाके मिल के आए थे। ज़्यादातर पंजाब से इनका ताल्लुक़ था, जनूबी पंजाब के जो लोग थे वो ज़्यादातर थे और उन्होंने ज़रदारी साहब को बता दिया कि जी हम तो वोट नहीं डालेंगे। चेयरमैन साहब ने हमें बता दिया है। उसकी वजह यह है कि रहीम यार ख़ान में, मुल्तान में और भी बहुत सारी जगहों पर जो हुकूमत है
वो तावन नहीं कर रही पीपल्स पार्टी के लोगों को। मुख्तलिफ अथॉरिटीज़ हैं, बोर्ड्स हैं, उनमें पीपल्स पार्टी के लोगों को खपाया जाना था, वो नहीं खपाया जा रहा। और भी छोटी मोटी इनकी जो डिमांड्स हैं 2-3 मैंने लेकिन बताया। एजाज ये कौन लोग थे, कितने कुल वोटर हैं उनके जनूबी पंजाब में, कितनी सीटें हैं? देखिए गिलानी फैमिली की आप सीटें अगर निकाल दें, और गिलानी फैमिली तो ये गिला कर ही नहीं सकती, नून लीग ने वहाँ कैंडिडेट भी नहीं दिया। अभी लास्ट में वो अपनी तकरीर में भी शुक्रिया अदा करके गए हैं। मेरा ये ख्याल है जो पीपल्स पार्टी अभी बातें कर रही है ना, इसमें बेसिकली तो एक इख्तलाफ उनके घर में है, ठीक है, बड़े जरदारी साहब का और छोटे जरदारी साहब का, बिलावल साहब का। लेकिन एजाज एक हफ्ता पहले मेरी आज इस पे बात हुई एक वफाकी वजीर से। मैंने कहा जी पीपल्स पार्टी को आपने क्यों लूप में नहीं रखा? वो कह रहे हैं कि हमें बजट के बारे में बताया नहीं है और आपने हमारी, तो उन्होंने कहा यार एक हफ्ता पहले 60 अरब रुपये वफाकी हुकूमत ने दिए हैं सिंध हुकूमत को, तो ये सिर्फ एक ब्लैक मेलिंग है। और बेसिकली उनका ये कहना था कि ये इनके घर की जो लड़ाई है, जिसके बारे में एजाज थोड़ा सा आप डिटेल बता दें, मैं फिर उस पर मज़ीद कुछ चीज़ें ऐड करूँगा। तो वो ये कह रहे थे कि वो ये मान जाएंगे। आज भी इसहाक डार साहब गए थे तो उन्होंने फिर सिम्बॉलिकली शिरकत की है। 4 MNAs उन्होंने भेजे थे, नवीद कमर आए थे, खुर्शीद शाह आए थे, इजाज़ जाकरानी आए थे, कोई एक आधे और भी आए थे। तो ये 4 लोग आज इजलास में फिर शरीक हुए हैं। तो और आपको पता है ना कि बिलावल साहब ने हफ्ता पहले सिंध के एक सूबाई वज़ीर को बुला के झाड़ पिलाई है, जो बड़े जरदारी साहब के पैनल के मिनिस्टर समझे जाते हैं, और उनको कहा है कि आप कौन होते हैं कि आप खुद से पॉलिसी गाइडलाइन तय करें, आप फ़लाँ सियासी जो किरदार हैं उनके ऊपर आपने तनकीद किससे पूछ के की है। तो एजाज़ पार्टी के अंदर एक कन्फ्लिक्ट है और इख्तियारात की जंग है चेयरमैन और को चेयरमैन के दरमियान बेसिकली। और बिलावल जो हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो थोड़ा हार्ड लाइन वो ले रहे हैं, और वो थोड़ा सॉफ्ट कार्नर रख रहे हैं PTI के लिए, और मुस्लिम लीग नून के लिए उनके लिए वो जो है वो एक सख्त कार्नर रख रहे हैं। आसिफ, मैं वही बता रहा था कि रात को बिलावल के कहने के ऊपर MNAs जो हैं, ज़्यादातर इनका जो ताल्लुक़ पंजाब से हैं, पार्लियामेंटेरियंस, मखदूम अहमद महमूद उनके बेटे, ये सारे लोग गए थे जरदारी साहब से मिलने। और आप देखें ना कि बिलावल जो हैं वो अपने MNAs के ज़रिए अपने वालिद को बता रहे हैं उनके कि भाई हमने वोट नहीं देना। जरदारी साहब ने कहा कि देखें इस बात को ज़रा हम इत्तेहादी हैं, हम देखेंगे और अपने गारंटर्स जो हैं उनसे भी बात करेंगे। गारंटर्स का मतलब ये है कि पिंडी, मतलब जरदारी साहब भी पिंडी की गारंटी के ऊपर बात कर रहे हैं, और बिलावल जो हैं अपने MNAs के ज़रिए बात कर रहे हैं। तो बिलावल से आज भी जब मुलाकात हुई तो वो मुलाकात जो है इस एतबार से मुफीद साबित नहीं हो सकी कि बिलावल उस मुलाकात के बाद होना तो ये चाहिए था कि बिलावल जाते पार्लियामेंट में, वो नहीं गए, वो घर चले गए। अब इसके ऊपर एक और मीटिंग होने जा रही है और वो होगी चेयरमैन सेनेट के जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब होंगे उस मीटिंग में चेयरमैन सेनेट की हैसियत से, और उस मीटिंग में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग आएंगे, नवीद कमर होंगे, शरी रहमान होंगी, एक दो और लोग होंगे, जबकि दूसरी तरफ से इसहाक डार, अयाज सादक और इस तरह के जो लोग होंगे जो हुकूमत की ज़ाहिर है अहम टीम है, तो ये लोग होंगे और वो बैठ के तय करेंगे। और उस मीटिंग में जो इनके मुतालबात हैं 6-7, मैं क्विकली ज़रा पढ़ देता हूँ कि मुतालबात क्या हैं। इनका मुतालबा नंबर 1 ये है कि फ़ंड्स जो हैं MPAs और MNAs को और नोटेबल्स को वो नहीं दिए जा रहे, नंबर 1। नंबर 2 ये कहते हैं कि एडजस्टमेंट ऑफ MPAs, MNAs, नोटेबल्स इन डिफरेंट अथॉरिटीज़, डेवलपमेंट्स, नॉन डेवलपमेंट बोर्ड्स, ये दूसरे नंबर पर। और ये जिस तरतीब से मैं पढ़ रहा हूँ इसी तरतीब से जरदारी साहब को बताया गया है और इसी तरतीब से गवर्नमेंट को बताया गया। नंबर 3 पे उन्होंने कहा जी पोस्टिंग ऑफ DPO, CPO, DC रेवेन्यू ऑफिसर्स इन कंसल्टेशन फॉर 12 डिस्ट्रिक्ट्स, ये ख़ास 12 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, पंजाब की बात हो रही है ये, ठीक है। फिर उन्होंने कहा रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटीज़ स्पेशली मुल्तान एंड रहीम यार खान, वो कह रहे हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसकी इस तरह तश्कील होनी चाहिए, जो नहीं कर रही, कौन नहीं कर रही? पंजाब गवर्नमेंट, ठीक है, मरीम नवाज साहब की तरफ इशारा है, ज़ाहिर है नून लीग की तरफ इशारा है। फिर वो कहते हैं इन अप्रोप्रिएट रिस्पांस टू MPAs, MNAs, नोटेबल्स बाय डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। फिर छठा मुतालबा उनका है कि पोस्टिंग ट्रांसफ़र बाज़ अफसर्स की एक चाहते हैं कि हो जाए, वो नहीं हो रही।
फिर कहते हैं वेकेंट पोस्ट हैं उनको फिल करना है, वो नहीं हो रही जो कर रहे हैं। फिर 7वें नंबर पे कह रहे हैं एग्रीड जो शेयर है इनका रिटन जो एग्रीमेंट है ऑफिसर्स के हवाले से, लॉ ऑफिसर्स, आपको पता है लॉ ऑफिसर्स की कितनी अहमियत है कि पंजाब में और मरकज़ में जो इनके लॉयर्स विंग हैं वो मुख्तलिफ अदारों में अपने लॉ ऑफिसर्स लगवाते हैं, तो वो कहते हैं कि इसके ऊपर भी अमल दरामद नहीं हो रहा। तो ये 7 बुनियादी मुतालबात हैं। तो मेरे ख्याल में इस वक्त जो आसफ अली जरदारी हैं वो तो प्रेसिडेंट हैं, पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं कि हम गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है, जरदारी साहब को चेयरमैन प्रेसिडेंट है, तो बिलावल हैं वो असर्ट कर रहे हैं एज चेयरमैन, और मेरे ख्याल में बिलावल इस सारे मामले पे खुश नहीं है, और बिलावल की जो खुशी ना होने का मामला है वो सारी दुनिया देख रही है। तो मेरे ख्याल में आगे चलते हैं। एजाज़, इस पे एक फ़ाइनल कमेंट मैं भी करना चाह रहा था। देखें, मुल्तान की हद तक पंजाब हुकूमत अभी भी बात मान रही है, पीपल्स पार्टी की अफसरान पुलिस के हों या महकमा माल के हों, बहुत सारे अफसरान गिलानी साहब की पर्सनल रिक्वेस्ट पे लगे। मैं आपको मालूमात की बुनियाद पे बता रहा हूँ। बाकी मुल्तान में शायद आप इस तरह भी कह सकते हैं कि गिलानी साहब का फ्री हैंड है, ठीक है। आसिफ, मैं वैसे एक बात बता दूं, रात की जो मीटिंग है उसमें मेरी इतलात के मुताबिक मुल्तान से एक शिकायत आई कि हम चीफ सेक्रेटरी पंजाब के पास गए थे और चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने हमसे हर तरह का ताउन छोड़ दिया। ये ऐवान सदर में डिस्कशन हुई है। वो इसी तरह पंजाब के वाले से, पंजाब की पुलिस के वाले से भी ये बात रात को ऐवान सदर में हुई है। अच्छा एजाज, रेमियार खान के वाले से भी और मुल्तान के वाले जी। अच्छा, मैं आपको बताऊं, मुल्तान में बहुत सारे अफसर गिलानी साहब की मर्जी लेकिन से वो लग जूनियर रहे होंगे हैं ना। देखें, बात डीपीओ और हाँ, उसकी हो रही पता है क्या है एजाज, ये एक अनअनाउंस्ड एक मुआहदा 2008 से 2013 के दरमियान भी था, जब शहबाज शरीफ वज़ीर आला थे और गिलानी साहब के हलके में मुल्तान में सारी ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो है वो गिलानी साहब की मर्ज़ी से होती थी। और अभी भी गिलानी साहब की बहुत सारी बातें मानी जा रही हैं। जो पीपल्स पार्टी के मुतालबात हैं ना 12 ज़िलों में, उनकी सियासी मतलब उनकी राय से पोस्टिंग ट्रांसफ़र हो और ये मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी क्या वहाँ पे अपने सूबे में अपने इत्तेहादियों के साथ ऐसा ही सलूक करती है? सवाल तो ये है। MKM देख लें, MKM कराची में उसके हमेशा से यही इशूज़ रहे हैं कि पीपल्स पार्टी हमारी बात सुनती मानती नहीं है, किसी मामले में हमें वो नहीं लूप में रखते। तो ये डबल एज्ड है। ये सियासी इसका फ़ायदा भी हो सकता है पीपल्स पार्टी को, और इसका सियासी बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है कि पीपल्स पार्टी आईनी अहदों पे बैठ के जब इस तरह के मुतालबात करेगी तो फिर उन्हें कहा जाएगा आप हुकूमत में भी आए। बिल्कुल। अच्छा एजाज़, ये बताएं कि आज फॉरेन अफेयर्स की कमेटी के चेयरमैन मुंतखब हुए हैं इरफान सिद्दीकी साहब। तो इरफान सिद्दीकी साहब से आपकी कोई बातचीत हुई है? क्या बातचीत हुई जी? मैंने जो बातचीत की है वो मेरे ख्याल में दिखा देते हैं। तो इरफान सिद्दीकी साहब से जो गुफ्तगू हुई है वो दिखाएं जी। देखिए एजाज, उसमें सबसे पहले तो हम कोशिश करेंगे कि फ़ॉरेन ऑफिस जो है उसको दावत दें और वो हमें ब्रीफ करे टुवर्ड्स इंडिया हमारे रिलेशंस की इस वक्त नौयत क्या है, अफ़गानिस्तान के मसाइल क्या हैं। तो वेरी सून इंशाल्लाह हम उनको बुलाएंगे और जब हमें ब्रीफ करेंगे कमेटी को तो कमेटी अपनी जो डेलिब्रेशंस हैं वो देगी और अपने पॉइंट ऑफ व्यू भी देगी कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान का एक बड़ा डिक्लेयर्ड मौक़िफ़ है कि वो हमसायों के साथ पुरअमन ताल्लुकात चाहता है। एक विजन है जो कि नवाज शरीफ साहब का है, जो चाहते हैं कि हिंदुस्तान के साथ बेहतर ताल्लुकात हों, और दूसरी शहबाज शरीफ साहब की एक ओपिनियन है जो कि सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट को ज़्यादा उसमें अहमियत है। तो आप ज़ाती तौर पे नवाज शरीफ साहब की विजन के करीब हैं या आप अपने आप को शहबाज शरीफ साहब के करीब समझते हैं? मेरा ख्याल है कि ये सियासी नौयत का जो आपका सवाल है इसमें कोई सब्सटेंस ऐसा इसलिए नहीं है कि दोनों में से कोई भी ऐसा नहीं है जो भारत के साथ एक अच्छे पड़ोसी के तौर पे, एक अच्छे हमसाये के तौर पे ताल्लुकात नहीं चाहता, जंगो जदल नहीं चाहता, अमन चाहता है खित्ते में। सो इज़ द केस विद अफगानिस्तान। लिहाजा इसमें शहबाज साहब या नवाज शरीफ साहब या सिक्योरिटी इदारे जो हैं, मेरा ख्याल है सब एक पेज पे। सर मेरा आखिरी सवाल, आपको हम एक स्कॉलर के तौर पे जानते हैं और आपने बड़ा काम किया है, एजुकेशन के शोबे में काम किया है। ज़्यादा अच्छा ना होता कि वजारत ख़ारजा का जो अहम कमेटी है किसी खारजा अमूर के माहिर को दी जाती है? आपकी एबिलिटीज़ पे डाउट नहीं, लेकिन मेरा जो ज़िंदगी का सारा एक अहद है
उसमें एक सीखने का अमल रहा है। मैं बुनियादी तौर पे सहाफ़ी नहीं था, लेकिन मैंने सहाफ़त में काम किया। मैं बुनियादी तौर पे सियासी आदमी नहीं हूँ, लेकिन सियासत में भी कंट्रीब्यूट भी किया और सीखा भी। तो अगर ये शोबा ऐसा है जिसमें मेरी दस्तरस ज़्यादा नहीं है, तो इंशाल्लाह मैं सीखने लेकिन अगर एक सीखा हुआ आदमी यहाँ पर आता तो वो मुल्क के लिए ज़्यादा बेहतर होता बनिस्बत उसके देखिए, जो सीख रहा है। ये जो है फॉरेन पॉलिसी के खतूत और फॉरेन पॉलिसी के इश्यूज, मेरा ख्याल है कि हर जो सेनेटर है हमारा या पढ़ा लिखा हमारा कौमी असम्बली का रुकन है, उसे इन चीज़ों का पता है। मेरा ख्याल है कि आप सफारतकारी आपने नहीं की, आप उमूर ख़ारजा से भी शायद बहुत ज़्यादा वाकिफ़ ना हो, लेकिन आपको भी अगर मेरी जगह बिठा दें तो मुझसे ज़्यादा मौसर किरदार अदा कर सकते। वेलकम बैक। तो आसिफ, मैंने जो कुछ कहना था वो तो आपने सुन लिया। मेरी रिजर्वेशन है, आई रिस्पेक्ट इरफान सिद्दीकी साहब। तो मेरे ख्याल में एक और इशू है जिसे डिस्कस करना बड़ा ज़रूरी है, वो है हमारी साथी हैं, जर्नलिस्ट साथी हैं, सोशल मीडिया पे बड़ा अच्छा प्रोग्राम करती हैं। पहले एक टीवी में शो होस्ट करती आरजू काज़मी, उनको और तकरीबन 2 दर्जन के करीब सोशल मीडिया जो एक्टिविस्ट हैं, जो सोशल मीडिया पर यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर अपनी वीडियोस अपलोड करते हैं, उनको एक शख्स ने पंजाब में लाहौर में शिकायत लगाई है कि जी ये तो एंटी स्टेट हैं और एंटी पाकिस्तान हैं। उसके ऊपर साइबर क्राइम जो FIA का विंग है उसने कार्रवाई करके नोटिस दे के बुलाया था। आरजू काज़मी जो है वो तो उन्होंने अपने लॉयर के ज़रिए इसको आगे डेट बढ़ा ली है, लेकिन बाकी जो लोग थे वो गए थे। पहली बात तो ये है कि ये ज़रूर देखना चाहिए FIA को कि ये कौन सा मुहब्बे वतन है जिसको 12-14 बंदों के ऊपर शिकायत आ गई। अगर किसी अदारे को, अगर कोई अदारा ये समझता है कि ये एंटी आर्मी हैं या किसी और अदारे के ख़िलाफ़ हैं, तो वो अदारा शिकायत करे। अब एक सिविलियन उठता है और वो पता नहीं किसका खेल खेल रहा है, मुझे तो नहीं पता खेल खेल रहा है या नहीं खेल रहा, उसकी वो शिकायत करता है जी 12-14 बंदे ये जी एंटी पाकिस्तान भी और एंटी आर्मी भी हैं, उनको बुला लेते हैं। तो आई बिलीव कि इसके ऊपर FIA भी देखेगी चीज़ों को, और इस मुल्क में आ गई आज़ादी इजहार का बड़ा मसला है। देखेगी एजाज, देखें ये मुझे तो साफ नज़र आ रहा है, ये जो यूट्यूबर्स हैं जिनका अभी आपने खातून का भी नाम लिया ना, इनका टिल्ट PTI की तरफ है, जो थोड़ा बहुत मैंने जानता हूँ। अब बाकी जो लोग हैं उनके नाम मुझे वैसे आरजू का नहीं तो पता। बिल्कुल भी नहीं PTI की तरफ, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो एक ही मुहब्बे वतन ने दरख्वास्त दी है ना, तो ये अब हुकूमत ने वही वाला काम करना शुरू कर दिया है जो पहले PTI की हुकूमत उन यूट्यूबर्स के ख़िलाफ़ करती थी जो एंटी PTI होते थे या नून की तरफ टिल्टेड होते थे। तो ये नोटिसेस मैं आपको गारंटी करता हूँ कि ये नोटिसेस वही हैं। और अब अगले मरहले में जो हत्या की इज़्ज़त का कानून पास किया गया, जो वही पीपल्स पार्टी ने भी उसमें 2 नंबरी की कि गवर्नर साहब चले गए और कायम मकाम गवर्नर ने साइन कर दिए। तो ये आने वाले दिन ऐसे ही हैं। इसमें हमारा एक जेन्युइन कंसर्न था, वो ये था कि हम चाहते हैं कि अकाउंटेबिलिटी हो, हर बंदा अपने बोले के लिए, लिखे के लिए जवाबदेह किया जाए, लेकिन इसे काबिल दस्तअंदाजी पुलिस नहीं होना चाहिए, यानी कि FIA का केस नहीं होना चाहिए। और फिर जो हद तक के कानून आपने लाए, अगर मुशावरत हो जाती तो ज़्यादा बेहतर हो सकते थे। उसमें जो फेयर ट्रायल के बुनियादी असूल हैं ना, जो आपके जो ट्रिब्यूनल के जजेज़ हैं उनकी टेन्योर की प्रोटेक्शन है, अब प्रोटेक्शन ही नहीं है उसमें। फिर एक्स पार्टी डिसीजन में डिग्री हो जाए तो आपको पहले पैसे जमा कराने पड़ेंगे, फिर अपील होगी। इस तरह की ये सारी चीज़ें जो है ना फेयर ट्रायल के बुनियादी असूलों के ख़िलाफ़ हैं, जो कि नहीं मानेगी। और आने वाले दिनों में काफ़ी बड़ा क्रैकडाउन मुझे नज़र आ रहा है इस बिल्कुल ठीक। तो मेरे ख्याल में आज के प्रोग्राम में यही था। नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। प्रोग्राम के बारे में कमेंट ज़रूर कमेंट बॉक्स में किया करें, और अगर आपने हमें कोई मालूमात देनी है, कोई लीड देनी है, कोई इन्फॉर्मेशन देनी है, एविडेंस देनी है, तो talkshock777@gmail.com पे दीजिए।